Hello everyone, welcome to my channel DSC। आज जो पहला चैप्टर क्लास 10 का जो हम पढ़ेंगे वो है पावर शेयरिंग फ्रॉम सिविक्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है। सो पावर शेयरिंग इज बेसिकली व्हेन पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से होते हैं गवर्नमेंट के? वो होते हैं लेजिस्लेटिव, जो लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट का, जो एक के जो मिनिस्टर्स हैं जैसे वो लॉज बनाते हैं, वो उनके पास एक पावर होती है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जैसे जो पुलिस फोर्स है हमारी, या जो हमारे जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो उस उन रूल्स को फॉलो करवाते हैं लोगों से, तो वो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी में आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो हमारी लोकल कोर्ट होती है जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जुडिशरी का काम हम सबको पता है क्या है, कि जुडिशरी जो है वो अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको सजा देती है। अगर कोई मिनिस्टर है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उनको भी गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको इस तरह से काम करना है, आपको इस बारे में आपको हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों डिसीजन लिया, एंड लाइक दैट। तो इस तरह से ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनके पास अपनी एक पावर है और ये उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम पावर शेयरिंग। तो पावर का मतलब है यहाँ पे एक पॉलिटिकल पावर, जिस जो आपको एक पावर देती है डिसीजन लेने के लिए, या उसे उस लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर वो जज करने के लिए कि वो सही है या नहीं है। उसके अलावा जो पावर शेयरिंग की एक और फॉर्म है वो कौन सी है? समटाइम्स पावर इज, समटाइम्स नहीं, हमेशा ही पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, यू नो दैट। ठीक है। जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, एमपीज हैं, वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, जो हर एक स्टेट की जो अपनी एक गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे एक सीएम है और उसके होते हैं एमएलएज, तो वो एक स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट होती है जैसे गांव में जो पंचायत होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो पर्टिकुलर काम देखती है, जैसे कि रोड्स वगैरह बनवाना है, पार्क्स को मेंटेन करना है, कूड़ा गार्बेज वगैरह उठाना है, वो सब। तो ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इन सब के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर है। तो इसको कहते हैं हम पावर शेयरिंग। तो आई होप ये पावर शेयरिंग क्या होता है ये समझ आ गया है आप सबको। ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। अब हमें आगे इस चैप्टर में करना क्या है? तो ये जो चैप्टर है मेनली दिस इज अबाउट टू केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होती हैं कि हमें दो कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। वहां पे पावर शेयर जब की गई या नहीं की गई तो वहां पे क्या चेंजेस आए, क्या वो सही था, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है कि इनके इश्यूज क्या थे। मेनली बेल्जियम और श्रीलंका कहाँ पे हैं, हमें सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में। काफी डिटेल में पढ़ेंगे ये केस स्टडीज। इन तो अगर आप कंट्रीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यू विल बी एबल टू आंसर, क्योंकि हमेशा आपको क्या करना होगा, इन कंट्रीज के एग्जाम्पल्स अपने आंसर्स में लिखने होंगे। ठीक है। तो बात करते हैं अब हम बेल्जियम की। बेल्जियम कहाँ है, ये कौन सी जगह है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो बेल्जियम आता है हमारा यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, छोटी सी कंट्री है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। ये देखो यहाँ पे मैंने मैप में भी दिखाया हुआ है। तो ये जो बेल्जियम है ये पड़ता है फ्रांस के पास। तो ये चार कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन में भी आता है इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो फ्रांस है इसके एक तरफ, अगर हम कहें तो वेस्टर्न साइड में जो है वो फ्रांस है, और इसके ईस्टर्न साइड में जर्मनी है, और नदर्न साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है द नीदरलैंड्स। ठीक है। ये भी एक छोटी सी कंट्री है और सराउंडेड बाय द सी। उसके बाद एक छोटी सी और एक कंट्री आती है, वो है लग्जमबर्ग। तो ये चार कंट्रीज हैं जिससे ये बेल्जियम अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। बहुत ही छोटा देश है ये, इट्स वेरी स्मॉल कंट्री। अगर आप एक बड़े मैप में देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो ये है हमारा बेल्जियम।
अब बात करते हैं इसकी कैपिटल की। तो इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है आपको, प्रोनाउंसिएशन होगा इसका ब्रसेल्स। तो इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब बेसिकली हमें पढ़ना क्या है बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में ऐसे क्या इश्यूज थे, ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पे ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया और हमें ये पढ़ना है आज। तो बेल्जियम में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक एथनिक कंपोजिशन है। अब ये एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, एथनिसिटी होता है बेसिकली द कल्चर, किसी भी कंट्री का जो कल्चर है, लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बेल्जियम में कि बेल्जियम हैज गॉट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज। बेल्जियम में डच पीपल भी है, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये फ्रेंच जर्मन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा कि मुझे फ्रांस और जर्मनी तो इसमें याद रखना ही है। ठीक है, और नीदरलैंड्स में बेसिकली डच पीपल रहते हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब सिर्फ लग्जमबर्ग आपको एक और है वर्ड जो याद रखना है। तो बेल्जियम में बेसिकली क्या है कि 59% जो लोग हैं वो डच है वहां पे, और जो 40% है वो है फ्रेंच। ओनली 1% जर्मन पीपल लिव देयर। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो इसका एथनिक कंपोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदूज जो है वो ज्यादा है, और जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कंपैरेटिवली कम है। तो इसी तरह का ही एक कंपोजिशन यहाँ पे है बेल्जियम में। अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ बेल्जियम में कि जो इसकी कैपिटल है ब्रसल्स, ब्रसल्स में 80% फ्रेंच रहता है। अब ये जो 80% फ्रेंच है, ये वैसे पूरे बेल्जियम में माइनॉरिटी में है, अगर आप देखो तो 40% ही है, लेकिन ब्रसल्स में ये मेजोरिटी में, मतलब मोस्टली जो पॉपुलेशन है वहां पे वो फ्रेंच है। सिर्फ 20% डच रहते हैं। अब आप इमेजिन करो कि इंडिया की कैपिटल में जो माइनॉरिटी है, मान लो अगर हम मान लें कि 80% मुस्लिम्स रहते हैं और सिर्फ 20% हिंदू रहते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अब मेन कॉज क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो समझते हैं। तो मेन जो रीजन था कॉन्फ्लिक्ट का वो क्या था कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, दे वर रिच, पावरफुल एंड मोर एजुकेटेड। जनरली क्या होता है कि जो मेजोरिटी में होता है वो ये सारी चीजें एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा था। तो ये जो डच पीपल है, डच कम्युनिटी है, वो इनसे खुश नहीं थे। कॉन्फ्लिक्ट्स ये थे कि भाई ये माइनॉरिटी में है, फिर भी ये इतने पावरफुल है, इतना पैसा है इनके पास, एंड दे आर मोर एजुकेटेड आल्सो डच के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कम्युनिटीज आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। अब दूसरी एक चीज थी कि भाई डच पीपल अगर मेजोरिटी में है, 59% है, मतलब ऑलमोस्ट 60% हो गए, तो जो मेजोरिटी में होता है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का एडवांटेज भी लेता है। सो दे माइट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो यहाँ पे बेसिकली यही एक कॉन्फ्लिक्ट था कि ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं सबड्यूट कर दे, उसके जो राइट्स हैं उन्हें छीन ले। तो इसके लिए क्या किया जाए, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए वहां की जो गवर्नमेंट है उसने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई जिससे किसी को ये ना लगे कि हमें ओवर पावर किया जा रहा है या हमें सबड्यूट किया जा रहा है, ऐसा हो ही ना। तो उन्होंने क्या करा, पावर को शेयर कर दिया। अब कौन सी पावर को शेयर किया है यहाँ पे, वो पावर जो पॉलिटिकल पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो इक्वल कर दिए कि भाई 50% डच होंगे और 50% ही जो है वो फ्रेंच होंगे। तो जब भी कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन जो भी होगा वो दोनों के ही फेवर में होगा। कोई भी एक दूसरे को यहाँ पे हर्ट नहीं करेगा या एक दूसरे की राइट्स लेने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। इन्होंने क्या किया कि एक लॉ पास कर दिया, एक स्पेशल लॉ पास किया। किस लिए, टू सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, कि अगर आपको कोई भी लॉ पास करना है तो आपको दोनों ही पार्टीज के, दोनों ही ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की सहमति चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। इफ दे अग्री देन ओनली यू कैन पास ऑन द डिसीजन।
तो इससे क्या होगा कि जो डच हैं वो अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कोई भी जो डिसीजन है वो इंडिविजुअली नहीं ले सकते हैं, आपको दोनों ही जो पार्टी के मिनिस्टर्स हैं उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो दिस वाज आल्सो नाउ शोइंग दैट दे हैड इक्वालिटी, इक्वल पावर। तो जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा बेल्जियम के लिए तो उसमें दोनों ही कम्युनिटीज हैं, जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं, उनके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की कंसेंट जरूरी है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो दे दी स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो डिसीजंस लेती है वो डिसीजंस होते हैं हमारे जैसे बाहर से क्या हमें बाहर क्या एक्सपोर्ट करना है, बाहर से क्या मंगाना है, कुछ चीज हमें इंपोर्ट करनी है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो जो सारे डिसीजंस हैं, अभी कितने हमें सोल्जर्स डिप्लॉय करने हैं, हमें कौन से एम्यूनिशंस मंगाने हैं, वो सारी चीजें होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो इन्होंने ये पावर भी किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ पावर उसमें से, कि भाई आपको ऐसा ना लगे कि हमारे पास कम पावर है, क्योंकि ये आप और अच्छी तरह समझ पाओगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम करेंगे फेडरलिज्म, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास कंपैरेटिवली कम पावर होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्टेट को ही गवर्न करती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूजुअली होता है। ज्यादा पावर किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि वो पूरे कंट्री को रेगुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये क्यों किया इन्होंने ऐसा, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर क्यों दी? उसका रीजन ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अ, मतलब जो बेसिकली जो ब्रसल्स है वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे। तो फ्रेंच को ऐसा ना लगे कि हमारे पास कम पावर है, इसलिए उन्होंने सेंट्रल की पावर स्टेट में ट्रांसफर कर दी। तो दिस वाज आल्सो डन। ठीक है, तो और एक और चीज की इन्होंने कि जो ब्रसल्स में 20% ही डच थे और 80% वहां पे फ्रेंच थे, तो उनको भी वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। मतलब 50-50 मिनिस्टर्स होंगे वहां पे भी, डच और फ्रेंच। तो अब जो सारी प्रॉब्लम है वो ही सॉर्ट आउट हो गई। कहीं पे कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमारे पास कम पावर है या हमारे पास ज्यादा पावर है। तो आ, अब ये पॉइंट्स एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्या क्या किया है हमने इसमें। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स की नंबर्स इक्वल कर दिए। कोई भी लॉ है वो बिना मिनिस्टर्स की कंसेंट के पास नहीं होगा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर है वो दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो ब्रसल्स है वहां पे भले ही वहां पे 20% ही डच कम्युनिटी थी, फिर भी वहां पे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। जैसे जो एमएलएज होते हैं वो 50-50% ही रहेंगे, जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे। तो इस तरह से किसी को ऐसा ना लगे कि भाई हमारी पावर कम है या ज्यादा है, तो ये किया गया। इस तरह से यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ पे एक और चीज है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई है अलग से। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये डील करती है कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि कल्चर में आ जाता है हमारा, जैसे थिएटर है, कि भाई थिएटर के थ्रू आप अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करोगे ताकि उनका कल्चर कहीं पे भी सप्रेस ना हो। अ, हमेशा लोगों को पता चलता रहे कि भाई ये कल्चर में क्या आते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी जो ड्रेसेस होती हैं, वो सब। तो हर एक जो लैंग्वेज कम्युनिटी है, डच, फ्रेंच, जर्मन, सबके जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूरा ध्यान रखते हैं, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। लिंग्विस्टिक और एजुकेशन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीजें हैं, वैसे ही एजुकेशन, इवन ये हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो इश्यूज हैं, ये डील इसमें डील करता है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये एक बड़ा अलग सा पॉइंट है जनरली, और हमने नहीं देखी है कहीं इस तरह की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है स्पेशली प्रमोट करने के लिए कि आपका हर एक का कल्चर प्रमोट हो। मतलब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी सेक्युलरिज्म है, बट सब जगह ऐसा नहीं होता है ना, एक पर्टिकुलर कल्चर को या लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है।
ईच लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, ईच कल्चर इज इम्पोर्टेंट, उनके फेस्टिवल्स, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उसके लिए अलग से मिनिस्टर्स हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और इस तरह से उन्होंने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए। तो अगर हम 100 बात की एक बात जैसे कहते हैं वो करें, तो वो क्या है कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने हैं तो पावर सबके पास होनी चाहिए। जहाँ पे हम ये करते हैं कि भाई डिसीजन एक ही बंदा लेगा और बाकी के लोग बस उसको सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो वो चीज फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है और उससे होती है प्रॉब्लम्स। ठीक है, और यही अब हम देखेंगे हमारी दूसरी केस स्टडी में, जिसमें जब पावर नहीं शेयर करी तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुई एंड ऑल दैट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका की केस स्टडी और वहां पे क्या चेंजेस हुए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।